अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बनाएंगे पार्ट 2 और चैप्टर हमारा चल रहा था ऑसिलेशन। पार्ट 1 में हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए थे और अब हम 5 न्यूमेरिकल्स जो रिमेनिंग है वो भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यही पूछ लिया इन्होंने, यही कहा है कि हम पीरियड निकालना है पेंडुलम का। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, ऑफ अ से 0.6 किलोग्राम मास, तो ये मैस दिया हुआ है। ठीक है, 0.6 किलोग्राम मास और ऑसिलेटिंग ऑन अ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, धागा है, ठीक है, उसमें मास अटैच है 0.6 किलोग्राम का और उस धागे की लंबाई कितनी है, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, लेंथ 4 मीटर। ठीक है, सिंपल क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। तो इसमें आप एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये मास क्यों दिया हुआ है। तो इस मास का पेंडुलम के फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मास को आप इग्नोर करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला एज यू नो के 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ये होता है। क्योंकि इसमें मास ही नहीं है तो मास को रहने दें। टाइम एज इट इज़, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.141, एल की जगह क्या आएगा, एल की जगह आएगा 4 और जी की जगह आएगा 9.8। तो सबसे पहले आप एक काम करें, 4 को 9.8 से डिवाइड करें। 4 डिवाइडेड बाय 9.8, देखते हैं क्या आ रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 0.408 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 0.408 और साथ साथ आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 6.282। अब 0.408 का रूट लेते हैं, रूट लें, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं 0.408 स्क्वायर 0.638 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.638 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6.282 से, मल्टीप्लाई बाय 6.282। तो आंसर आ रहा है हमारा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4.01 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन। तो कह रहे हैं कि दोबारा पेंडुलम का क्वेश्चन है। पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लें मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.75 मीटर। और मास भी दिया हुआ है, मास आ गया 2.5 किलोग्राम। स्विंग्स विद अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इतना जूल। तो ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी दी हुई है, मैकेनिकल एनर्जी 0.015 और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं एक्स नॉट, ये हमें मालूम करना है। तो आपको पता है एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैकेनिकल, वो होता है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ऐसे ही है, एक्स नॉट हमें मालूम करना है, ई पता है लेकिन के नहीं पता। तो इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम के निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख लें फाइंड के। अब के कैसे निकलेगा, ए की क्या रिलेशन है आपको पता होगा। पेंडुलम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -g/L और आगे आ जाता है x। ठीक है, वेयर एस स्प्रिंग के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -K/M और यहाँ पे x आ गया। ऐसे ही है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो g/L, देखें ये x सेम है, ये दोनों सेम है, माइनस माइनस कैंसिल होगा। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा g/L, ठीक है, इज इक्वल्स टू K/M। मिल गया रिलेशन। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना है। तो के के साथ m डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Gm/L। ठीक है, कैलकुलेटर निकालना है अब आप। तो g की जगह आ जाएगा 9.8, m की जगह आ जाएगा 2.5। तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करें, 9.8 को 2.5 से और फिर डिवाइड कर दें 0.75 से। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया हमारा 24.5। तो ये आ गया 24.5 डिवाइडेड बाय 0.75। इसी को डिवाइड करेंगे 0.75 से तो 32.66। के की वैल्यू आ गई 32.66
0.66। ठीक है, ये आ गया। तो ये न्यूटन अपॉन मीटर होता है। ठीक है, तो ये दोबारा देख लें। तो m यहाँ डिवाइड हो रहा था, g के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये l आ गया और k अकेला रह गया। तो g की जगह 9.8, m की जगह मास 2.5 आ गया। ठीक है, और बाकी लेंथ की जगह 0.75 हमने पुट किया, ये आ गया। अच्छा जी, अब असल में क्या निकालना था हमें निकालना था एम्पलीट्यूड। तो सॉल्यूशन फॉर x0, एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था 1/2 k x0 स्क्वायर। तो E की प्लेस पे आ जाएगा आपके पास, ये देखें 0.015 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, K की जगह 32.66 और एक्स स्क्वायर हमें मालूम करना है, ये एज इट इज आ गया। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.015 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.03 आ रहा है। 0.03 को अब डिवाइड कराएं 32.66 से। 32.66 से अब हम डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 9.1, बल्कि ये ऐसे लिखा हुआ है इधर 9.1 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ गया। या फिर अगर आप पॉइंट वाले कैलकुलेटर से देखना चाहें, जिसमें साइंटिफिक जो नहीं होता, तो उसमें आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x0 की वैल्यू अभी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x0 इज इक्वल्स टू 0.030 मीटर आ गया। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोनों क्या है स्टूडेंट्स? हमारे आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। तो ये हमसे कह रहे हैं कि आप पेंडुलम ऑफ लेंथ L1, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L1 है, हैज़ अ पीरियड ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 0.950। तो ये पहले पेंडुलम की बात हो रही है कि पहले पेंडुलम की लेंथ जो है वो L1 है और उसी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? T1 इज इक्वल्स टू 0.950 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। और कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज एडजस्टेड, ठीक है, टू अ न्यू वैल्यू L2। अब उस पेंडुलम की लेंथ को हमने थोड़ा चेंज किया, तो अब उस पेंडुलम की लेंथ कितनी बन गई? L2 हो गई, पहले L1 थी। इस तरह L2 बनी कि अब जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। तो 1.00 सेकेंड्स। पहली लेंथ पे टाइम पीरियड 1 जो था 0.950 था। सेकेंड लेंथ पे जो सेकेंड टाइम आया वो 1 सेकेंड्स के बराबर आया। व्हाट इज़ द रेशो L2 अपॉन L1? तो हमें दोनों लेंथ का रेशो निकालना है। L2 अपॉन L1 हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट पेंडुलम। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का? T इज इक्वल्स टू 2πL/G होता है। ठीक है, अब चूंकि पहले टाइम पीरियड है 1 आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, L चेंजेबल है, तो ये यहाँ पे 1 लग जाएगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या लिखेंगे हम? फॉर सेकेंड पेंडुलम, जिसको एडजस्ट किया गया था। ठीक है, फॉर सेकेंड पेंडुलम दिस फार्मूला बिकम्स T2 इज इक्वल्स टू 2π और ये हो जाएगा L2 अपॉन G। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या करें? अब हमें चाहिए रेशो। हमें चाहिए L2 अपॉन L1 का रेशो। तो L2 कहाँ है? L2 सेकेंड इक्वेशन में है। L1 कहाँ है? L1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। तो 2 का लेफ्ट हैंड क्या है? 2 का लेफ्ट हैंड T2 है। 1 का लेफ्ट हैंड क्या है? 1 का लेफ्ट हैंड T1 है। ऐसे ही है। अच्छा जी, 2 का राइट हैंड क्या है? 2 का राइट हैंड है 2π L2 अपॉन G। अच्छा, डिवाइड मैं इस तरह लिख रहा हूँ, सही है। और 1 का L1 क्या है? सॉरी, 1 का राइट हैंड क्या है? ये हो जाएगा 2π L1 अपॉन G।
अब इसको सॉल्व करते हैं। T2 की जगह T2 हमारे पास 1 और T1 की जगह 0.950 ऐसे ही ये हो जाएगा 2 पाई L2/G। डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में, और ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। इसको रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और अंदर वाली चीज़ भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा G/L1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको डिवाइड करवा दें। 1.00 डिवाइडेड बाय 0.950 क्या आ रहा है? दोबारा कर लेते हैं। 1.00 डिवाइडेड बाय 0.950 तो हमें मिला 1.052। ठीक है, ये आ रहा है इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? रूट के अंदर बचा L2/G। ठीक है, अब चूंकि दोनों रूट में हैं तो हम इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट में हैं। अच्छा जी, G से G कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 1.052 इज इक्वल्स टू L2/L1। ठीक है, और ये रूट में। अब हमें रूट ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ स्क्वायरिंग करें ज़रा इसकी, 1.052 को मल्टीप्लाई करें 1.052 से, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा L2/L1। अब ये स्क्वायरिंग करा रहे हैं, 1.052 मल्टीप्लाई बाय 1.052, 1.10 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.10। ठीक है, ये हमारे पास दोनों लेंथ का क्या आ गया? रेशो आ गया। ये लिख दें आप L2/L1 इज इक्वल्स टू 1.10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों पेंडुलम जो है एडजस्टेबल था और जो इनिशियल पेंडुलम था, उन दोनों की लेंथ को हमने डिवाइड किया तो क्या रेशो आया? 1.10 आ गया स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अ वायर, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर सच दैट द टॉप इज नॉट विजिबल ड्यू टू डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस का मतलब ये रात की बात कर रहे हैं कि अंधेरे में एक टावर है, सही है, टावर के ऊपर से एक वायर हैंग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायर तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो टावर का ऊपर वाला हिस्सा है तो वो क्या है? इनविजिबल है, जिससे हम टावर की हाइट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें विजिबल ही नहीं है कितना ऊंचा टावर। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। कैसे निकालेंगे हम? हाउ डू यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे एक मास को अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे एक मास को अटैच करना है और इस पे फोर्स लगानी है और इसको छोड़ना है, तो क्या होगा? तो ये वाइब्रेट करेगा किस तरह? जिस तरह के क्या होता है? सिंपल पेंडुलम होता है। ठीक है, जब ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट का मतलब आपको पता है, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, जाना और वापस आना। जब ये जाके वापस आएगा तो इसको हम बोलेंगे एक वाइब्रेशन। तो इस तरह कम से कम आप कितनी वाइब्रेशन लें? कम से कम आप 10 वाइब्रेशन लें। ठीक है, और 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट करें और उस टाइम को आप किससे डिवाइड कर दें? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। तो इस तरह आप क्या करेंगे? टाइम पीरियड आप मालूम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें लिखा हुआ क्या है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अटैच अ मास विद द वायर। ठीक है, एक मास को अटैच करें, हैंग करें हैंगिंग वायर से, एंड अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल पेंडुलम। जब ये मूव करेगा वाइब्रेटरी मोशन, तो ये पेंडुलम की तरह हो जाएगा। टेक अ स्टॉप वॉच एंड कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टेक एटलीस्ट 10 वाइब्रेशंस लें और उसका टाइम पीरियड नोट करें, और एंड में उसको डिवाइड कर दें किससे? 10 से, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। लेकिन हमें टाइम पीरियड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? हाइट चाहिए थी। हाइट का मतलब लेंथ। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। L चाहिए हमें बेसिकली। ठीक है, तो L तो रूट में, तो रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करा दें? स्क्वायरिंग करा दें। तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ भी क्या हो जाएगी? स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो दिस बिकम्स T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा L/G। ठीक है, तो अब क्या करें? G डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा T स्क्वायर
जी, ठीक है। और 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये एल आ गया। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टावर की क्या मालूम कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का करते हैं। और ये कह रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिकेज। अब ये कह रहे हैं जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, कम हो रहा है। किस फैक्टर से कम हो रहा है? बाय अ फैक्टर ऑफ 20 इन 120 सेकेंड्स। क्या मतलब? एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, वो तो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं किस फैक्टर से कम हो रहा है? 20 के फैक्टर से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है 120 सेकेंड। बाय व्हाट फैक्टर हैज़ इट्स एनर्जी डिकेड इन दैट टाइम। इतने ही टाइम में 120 सेकेंड में उनकी एनर्जी जो है कितनी कम हो गई होगी, ये पूछा गया स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, अब सुने। वैसे आपको पता है कि एक्स नॉट जो है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए नॉट भी कुछ बुक्स में होता है, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा गौर करिएगा, समझने वाली बात है। ये जो लिखा हुआ है ना, बाय अ फैक्टर ऑफ 20, तो बेसिकली यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड हैं, एक है इनिशियल, ठीक है, एक क्या है, फाइनल, जो कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनिशियल और फाइनल एम्पलीट्यूड जो है इसको हमने नाम दे दिया एक्स नॉट 1 और दूसरे वाले को नाम दे दिया एक्स नॉट 2, ठीक है। इन दोनों का जो फैक्टर है वो कितना आ रहा है, बेसिकली रेशो है वो है 20, ठीक है। ऐसे ही है, तो एक्स नॉट 1 इनिशियल एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट 2 फाइनल एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड इस फैक्टर से कम हो रहा है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ 120 सेकेंड्स, ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर हैज़ इट्स एनर्जी डिकेड, ठीक है। एनर्जी निकालनी है, उसका भी फैक्टर के हवाले से निकालनी। इस तरह ये फैक्टर दिए हुए थे रेशो में, तो एनर्जी जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी 1 अपॉन एनर्जी 2, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी का फैक्टर निकालना है, एनर्जी का रेशो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है फॉर E1, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे तो के एक्स नॉट स्क्वायर होता है, अब चूँकि यहाँ पे एक्स नॉट 1 है तो एक्स नॉट 1 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट हेडिंग आएगी फॉर E2, ये हम इक्वेशंस बना रहे हैं। E2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट 2 का स्क्वायर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए E1/E2। तो E1 इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, और E2 इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1/2 का मतलब 1 को करें 2 से, ठीक है। तो ऊपर कौन सी आएगी, ऊपर आएगी 1, तो ये हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया E1/E2, इसका लेफ्ट हैंड ऊपर आ गया और इसका लेफ्ट हैंड नीचे आ गया। इसी तरह इसका राइट हैंड ऊपर आएगा, 1/2 के एक्स नॉट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 के एक्स नॉट 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, 1/2 के एक्स नॉट 1 का स्क्वायर, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, दिस बिकम्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 है, 2 ऊपर चले जाएगा और ये ऊपर है न्यूमरेटर में, ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं के एक्स नॉट 2 स्क्वायर। अब कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल होगा और के से के कैंसिल होगा। तो हमारे पास E1 और E2 का जो फैक्टर आया, जो रेशो आया, वो क्या है, एक्स नॉट 1 अपॉन एक्स नॉट 2, और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या करें, अब एक काम करें, स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट 1 अपॉन एक्स नॉट 2 और होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्स नॉट 1 अपॉन एक्स नॉट 2 किसके बराबर था, 20 के बराबर था। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ लिख लें 20 और स्क्वायर लगा दें। और तो 20 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, E1/E2 इज इक्वल्स टू 400। और आंसर आप लिख दिएगा कि द
एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 400, यहाँ लिख लें, द एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 400। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ था? 20 के फैक्टर से। तो एनर्जी कितने फैक्टर से डिक्रीज हुई? 400 के फैक्टर्स थे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ऑसिलेशंस के तमाम न्यूमेरिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।